1 सितंबर से देश के 2 राज्यों और 2 यूनियन टेरिटरीज में कास्ट सेंसस यानी कि जाति की गिनती शुरू हो जाएगी। सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और फॉर्म भी आ गया है। लेकिन कास्ट सेंसस की जोर शोर से मांग करने वाली कांग्रेस हो या फिर अखिलेश यादव, वो जाति जनगणना से खुश नहीं हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी से जाति जनगणना कराने की उम्मीद कराना भी बेईमानी है। तो क्या 2027 के यूपी चुनाव से ठीक पहले कास्ट सेंसस के नोटिफिकेशन ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी के कास्ट कैलकुलेशन को बिगाड़ दिया है? कास्ट सेंसस है क्या और इससे पहले के आंकड़े क्या बताते हैं? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस स्पेशल रिपोर्ट में। कैलकुलेटर्स निकाल लीजिए, नोटबुक खोलकर कलम तैयार रखिए और पॉलिटिकल गुणा गणित का अपना हुनर तराश लीजिए, क्योंकि हिंदुस्तान की सियासत के सबसे बड़े हिसाब किताब का टाइम आ गया है। 2027 के यूपी चुनाव से पहले जातियों की गिनती शुरू होने जा रही है। भारत गणराज्य की सरकार ने देश में जाति की गिनती करने का आदेश जारी कर दिया है। सबसे पहले लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फबारी के शिकार होने वाले इलाकों में जाति की गिनती होगी। इन राज्यों में जाति की यह गणना 1 सितंबर से शुरू होकर 30 सितंबर 2026 तक चलेगी। 1 से 5 अक्टूबर के बीच इसके आंकड़ों का रिवीजन किया जाएगा। देश के बाकी हिस्सों में जनगणना के साथ जाति की गिनती अगले साल फरवरी महीने में की जाएगी। इस आदेश के साथ ही केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने जाति की गिनती करने वाला फॉर्म भी पब्लिक डोमेन में रिलीज कर दिया है। ये फॉर्म जनगणना के व्यापक फॉर्म का ही पार्ट है, जिसे भारत के रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर मृत्युंजय कुमार नारायण के हुक्म और दस्तखत के साथ जारी किया गया है। वैसे तो इस जनगणना के फॉर्म में कुल 40 सवाल हैं, जिसमें भारत में रहने वाले किसी भी शख्स के बारे में कुछ बुनियादी जानकारियां जैसे नाम, पता, ड्राइविंग लाइसेंस, पेरेंट्स के नाम, आधार और पासपोर्ट नंबर पूछे गए हैं। लेकिन इस फॉर्म का सबसे अहम सवाल है सवाल नंबर 10, जिसमें आपसे सवाल किया जाएगा कि आपकी जात क्या है, और आप गिनती करने वालों को जो भी कास्ट बताएंगे वो उसे सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कर लेगा। जनगणना के इस फॉर्म को रिलीज करके नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश की जनता से किया गया अपना एक और सियासी वादा पूरा कर दिया है। वो वादा जो गृह मंत्री अमित शाह ने देश की संसद में ताल ठोक कर किया था। इन्होंने कहा कि जाति जनगणना नहीं कराना चाहती है सरकार, इसको भी मुझे स्पष्ट कर देना चाहिए। सरकार की कैबिनेट ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जाति जनगणना करने का निर्णय कर लिया है। अगली जनगणना जाति जनगणना होने वाली है। एक भ्रांति फैलाई जा रही है कि अभी जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसमें जाति का जिक्र नहीं है। मान्यवर, जनगणना जो जिनका डिटेल अभ्यास है उनको मालूम होगा, जनगणना 2 हिस्सों में होती है। पहले सभी मकानों को इंगित किया जाता है और उसके बाद में जो बिल्डिंग्स होते हैं इसके अंदर रहने वाले बंदों को इंगित किया जाता है। तो बिल्डिंग की अभी तक कोई जाति की व्यवस्था हुई नहीं है, होगी तब इसको भी गिन लेंगे भी। अभी तक बिल्डिंग की कोई जाति व्यवस्था नहीं है मान्यवर। जब व्यक्तियों की जाति गिनी जाएगी तब जाति जनगणना का सवाल आएगा। ये भी मैं आज पूरी तरह से स्पष्ट कर देना चाहता हूं। जाति जनगणना के इस नोटिफिकेशन का इंतजार देश की आम जनता को लंबे वक्त से था। विपक्षी दल बड़ी बेकरारी से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जाति जनगणना से निकलने वाले आंकड़े आने वाले समय में भारत की राजनीतिक भूगोल बनाएंगे। जाति जनगणना का डेटा देश का पॉलिटिकल मैप रीड्रॉ करेगा। जाति जनगणना का हिसाब देश के सियासी अर्थशास्त्र की सबसे पवित्र किताब होगा। हालांकि गजट नोटिफिकेशन आने के साथ ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी और लेफ्ट पार्टियों ने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि नरेंद्र मोदी ने देश के अति पिछड़े वर्ग के साथ एक बार फिर से पॉलिटिकल प्रपंच किया है। जाति जनगणना के नाम पर झुनझुना पकड़ा दिया है। अगर आपको जाति जनगणना करानी है तो भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद मत करिए। भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद का मतलब यह है कि बमूल पर आप चौसा आम ढूंढ रहे हो। देश और जितना पीढ़ी परिवार है वो जाति जनगणना चाहता है
और जिस तरह हमारे दलित समाज को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने आबादी के हिसाब से उन्हें हक और सम्मान दिया है, उसी तरह सबका गिनती हो जाए और उसके बाद आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिल जाए। ये तो मांग होनी चाहिए। कोई डर के मांग रहा है, कोई खुले मन से मांग रहा है, बस फर्क इतना है। और जिसको अगर चाहिए तो स्वार्थ के साथ नहीं मिल सकता कुछ, आपको वहां खड़ा होना पड़ेगा जहां मिलेगा। कांग्रेस का आरोप है कि जाति की गिनती के नाम पर नरेंद्र मोदी की सरकार जो कुछ कर रही है वो जनता के साथ किए गए वादे से धोखा है, क्योंकि सेंसस कमिश्नर ने जाति की गिनती करने का जो फॉर्म बनाया है उसमें अति पिछड़ा वर्ग की कोई कैटेगरी ही नहीं है। एससी है, एसटी है और कास्ट है। इनमें आखिर पिछड़े वर्ग की जातियों की लिस्ट कहां है? अगर सबसे बड़ा धोखा मोदी जी ने किया है तो वो भी ओबीसी समाज के साथ किया है। ये तो जातीय जनगणना हो रही है, उसमें SC/ST/कास्ट ओबीसी का नाम नहीं है। तो एक ओबीसी प्रधानमंत्री जो ओबीसी के वोटों के दम पे प्रधानमंत्री बनता है और ओबीसी के संवैधानिक अधिकारों को ठुकरा देता है, ठोकर मारता है, उससे सावधान रहने की जरूरत है। असल में जाति जनगणना को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार के ताजा दांव ने यूपी चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी और खास तौर से कांग्रेस का पॉलिटिकल कैलकुलेशन बिगाड़ दिया है। इन दोनों दलों को उम्मीद थी कि जाति जनगणना के आंकड़े आने के बाद उत्तर प्रदेश में ओबीसी पॉलिटिक्स के बहाने बीजेपी से फाइट करने का मौका मिलेगा। जितनी आबादी उतना हक का नारा बुलंद होगा तो बीजेपी बैकफुट पर जाएगी और शायद उत्तर प्रदेश की सत्ता भी हाथ आ जाए। लेकिन सरकार ने जाति जनगणना के फॉर्म में SC/ST के साथ कास्ट लिखकर राहुल और अखिलेश के प्लान की हवा निकाल दी है। इससे कांग्रेस बेफ्री हुई है। लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने तो उसी वक्त सरकार की नीयत और अपनी प्लानिंग का राज खोल दिया था जब इस साल अप्रैल में डीलिमिटेशन बिल पर बहस चल रही थी, जब गृह मंत्री अमित शाह ने खम ठोककर देश भर में जाति की गिनती कराने का वादा दोहराया था। तब भी राहुल गांधी ने कहा था कि गृह मंत्री अमित शाह जाति जनगणना के नाम पर देश से मजाक कर रहे हैं। अमित शाह जी says that the caste census has begun. And he repeated twice yesterday, trying to be clever, saying that houses don't have castes. The point is not whether houses have castes or don't have castes. The point is whether the caste census is going to be used for representation in Parliament, Vidhan Sabha, Lok Sabha. And what you're trying to do now is trying to make sure that caste census has nothing to do with representation for the next 10 years. कांग्रेस ने जोर शोर से ये मांग करनी शुरू कर दी है कि सरकार जातियों की गिनती में वही फॉर्मूला अपनाए जो तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार और बिहार की नीतीश सरकार ने जातिगत सर्वे में अपनाया था। इस फॉर्मूले के तहत जनगणना के वक्त किसी की जाति पूछने के बजाय उससे यह पूछा जाए कि वो SC है, ST है, OBC है या फिर जनरल कैटेगरी से है। जब कोई शख्स अपनी जाति की कैटेगरी बताए तो जनगणना करने वाले जातियों की सरकारी लिस्ट से उसकी जाति का नाम पूछकर दर्ज कर लें। तेलंगाना में इसे ड्रॉप डाउन कॉलम कहा गया था। कांग्रेस का यह भी सुझाव है कि 1 या 2% लोग इस तरह दर्ज कैटेगरी में नहीं आते हैं तो उनको अन्य के दर्जे में लिखें और उनकी जाति का नाम उन्हीं से पूछकर दर्ज कर लें। तेलंगाना में जो जननायक राहुल गांधी जी के निर्देश अनुसार जनगणना हुई, जो कास्ट सर्वे हुआ, जो तेलंगाना सरकार ने कराया, उसको नाम दिया सीप कास्ट सर्वे। 242 जाति हैं वहां तेलंगाना में। वो सब डायमेंशंस का उनको पता लगे और वहां पे उन 242 जातियों का जो कास्ट का मैनुअल लेकर के और जो सेंट्रल कास्ट लिस्ट है हमारे पास उपलब्ध है, उसको लेकर के एनुमरेटर हर घर में गए, वहां श्रेणी पूछी कि आपकी क्या श्रेणी है। किसी ने कहा जी मैं ओबीसी में आता हूं, तो ओबीसी में आप किस समाज से आते हैं, वो वहां पे पूछा गया। जो वर्बेटिम यानी जो मैं मुंह से बोल दूंगा वो अगर लिखा जाएगा तो उसमें जो एक्सपर्ट लोग हैं इस चीज के, सोशियोलॉजी के, वो ये बताते हैं कि जो आंकड़ा आएगा वो 46 लाख जातियां या इससे भी ज्यादा जातियों का आ जाएगा। 46 लाख कास्ट आ जाएंगी
और वो फिर मोदी जी कहेंगे अब तो इतना बड़ा डाटा आ गया, इस पे तो हम काम नहीं कर सकते भाई साहब, क्या करें। मजे की बात तो यह है कि कांग्रेस ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष अनिल जैन तेलंगाना के कास्ट सर्वे की तारीफ करते करते यूपीए सरकार के कास्ट सेंसस की पोल खोल बैठे। उन्होंने जिन 46 लाख जातियों की बात बताई वो असल में 2011 की जाति जनगणना के आंकड़े हैं जो यूपीए सरकार ने रिलीज नहीं किए थे। असल में अपने सहयोगियों के प्रेशर में आकर मनमोहन सरकार ने 2011 में जातियों की गिनती कराई थी। हालांकि उसे जनगणना से अलग रखा गया था। मनमोहन सरकार ने जातियों की इस गिनती का नाम सोशल इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस दिया था। उस सेंसस में यूपीए की सरकार ने एससी, एसटी और ओबीसी की मौजूदा जातियों के लिस्ट के आधार पर गिनती नहीं कराई। इसकी बजाय लोगों ने अपने नाम और टाइटल बताए जो सेंसस वाले ने दर्ज कर लिए थे। जब इस सेंसस के आंकड़े आए तो पता चला कि इसमें करीब 47 लाख अलग अलग जातियों के टाइटल हैं। इसके बाद यूपीए सरकार ने क्लासिफिकेशन की दिक्कत का हवाला देकर इस सेंसस की रिपोर्ट को दफन कर दिया था। कांग्रेस का यही इतिहास उसके गले की फांस और बीजेपी के लिए पलटवार का हथियार बन गया है। जो एक देश की आजादी के बाद पिछड़े वर्ग के लोगों को जिस हाशिए पर कांग्रेस सरकार के द्वारा रखा गया, वो चाहे नेहरू जी का शुरुआती दौर हो या कांग्रेस के एक परिवार के 64 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लोगों का कोई भला नहीं किया। आज किस हैसियत से ये सब बात कर रहे हैं, मुझे तो बड़ा दुख होता है और दर्द भी होता है कि जो 68 साल तक जो है पिछड़े वर्ग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए जो है 68 साल लगे, वो भी नहीं कर पाए। तो ये नैतिकता कहाँ बची कांग्रेस की? ये नैतिकता, उनको नैतिक आधार ही नहीं है। और पिछड़े वर्ग के विषय में 2021 के पहले राहुल गांधी कितनी बार पिछड़े वर्ग के विषय में बोले हैं, इसका पहले उनको जवाब देना चाहिए। जाहिर है जाति जनगणना के मोर्चे पर एक ही दांव ने सभी विपक्षी दलों का गणित बिगाड़ दिया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको एक बुनियादी बात समझ लेनी चाहिए। जाति जनगणना का मतलब असल में अदर बैकवर्ड क्लासेस की गिनती है, क्योंकि एससी, एसटी की गिनती तो अभी भी जनगणना में होती है। आखिरी बार ओबीसी की जनगणना 1931 में की गई थी। उसके बाद से ओबीसी जातियों की गिनती नहीं की गई। मंडल की राजनीति करने वाले लालू यादव, नीतीश कुमार, शरद यादव और मुलायम सिंह यादव शुरू से ही देश की ओबीसी जातियों की गिनती की मांग करते रहे हैं, लेकिन लंबे समय तक कांग्रेस इस प्रेशर को रेसिस्ट करती रही। अब नरेंद्र मोदी सत्ता में है तो कांग्रेस इन दलों के साथ जाति की जनगणना के सुर बुलंद कर रही है। सीधा सीधा लोगों की जाति पूछने का काम कीजिए और उसी के आधार पर ये डिसाइड कीजिए कि किसके साथ सामाजिक न्याय हुआ है, किसको न्याय की ज़रूरत है, किसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, कितना हम लोग रिजर्वेशन के परसेंटेज को मेंटेन कर सकते हैं या हम आगे की रणनीति कैसे बना सकते हैं। वहीं ओबीसी वोट को लेकर बीजेपी कॉन्फिडेंट है। उसके पास नरेंद्र मोदी के तौर पर देश का सबसे बड़ा ओबीसी चेहरा है। इसके अलावा बिहार से लेकर यूपी तक बीजेपी ने छोटी छोटी ओबीसी जातियों के साथ राजनीतिक तालमेल करके अपना जनाधार बढ़ाया है। यूपी में 5% कुर्मी वोट साधने के लिए बीजेपी ने अनुप्रिया पटेल के अपना दल से अलायंस कर रखा है। 4% राजभर और करीब 4% निषाद वोट बैंक को अपने साथ बनाए रखने के लिए संजय निषाद के साथ गठबंधन किया है। इसी तरह लोधी, कुशवाहा और दूसरी छोटी ओबीसी जातियों को भी बीजेपी ने सरकार से संगठन तक पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन दिया है। वहीं यूपी में चुनाव से ठीक पहले विनोद तावड़े को बीजेपी ने यूपी की कमान सौंपी है। विनोद तावड़े ने 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए तमाम जातिगत समीकरण साधे थे। अब उसी अनुभव का फायदा उठाने के लिए विनोद तावड़े को यूपी की जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी को लगता है कि जातिगत जनगणना को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उससे उसको कोई नुकसान नहीं होगा, इसीलिए पार्टी ने कास्ट सेंसस को लेकर तमाम आलोचनाओं को सिरे से खारिज कर दिया। कांग्रेस की समस्या ये है कि हर चीज में समस्या उत्पन्न करना, क्योंकि लोग उनकी बातों पे कोई सीरियसनेस देखते ही नहीं है। अब बताइए आप, जनगणना क्यों कराई जाती है? इसलिए कराई जाती है कि देश की नीतियां, आने वाले समय की जो पॉलिसीज हैं वो उसके अनुरूप बने, जो उसमें डाटा आए, जो उसमें रिजल्ट्स आए। कांग्रेस को उस डाटा और रिजल्ट्स में भी प्रॉब्लम है।
मेरे को ये नहीं समझ में आता कि क्या कांग्रेस की आदत बन गई है कि सरकार कुछ भी करे उसके खिलाफ हल्ला गुल्ला करना चालू कर दो। यही कारण है कि कांग्रेस अपनी लगातार विश्वसनीयता देश के लोगों के सामने और मतदाताओं के सामने खोती जा रही है। हालांकि कांग्रेस और उससे भी ज्यादा अखिलेश यादव को पता है कि इस बार उत्तर प्रदेश में एक एक वोट की लड़ाई कितनी अहम है, क्योंकि 2022 में समाजवादी पार्टी पूरी ताकत लगाने के बावजूद बीजेपी के कास्ट अर्थमैटिक से पार नहीं पा सकी थी। 2022 में यादव वोट अगर 83% समाजवादी पार्टी को मिले थे तो बीजेपी के खाते में 12% गए थे। वहीं कुर्मी वोट बीजेपी को 66%, समाजवादी पार्टी को 25% मिले थे। दूसरी ओबीसी जातियों की बात करें तो बीजेपी को 66% और समाजवादी पार्टी को इनके सिर्फ 23% वोट मिले थे। इसीलिए अखिलेश यादव आजकल जहां भी जा रहे हैं पीडीए के पी यानी पिछड़ों से एकजुट होने की अपील कर रहे हैं कि हमें एक एक वोट जोड़ना है। अभी मैं जब मंच पे था तो मैंने पूछ रहा था कि लोकसभा की लड़ाई में हम लोग जब पीडीए के आंदोलन को लेकर के चले तो हम बहुत लोगों को सीट नहीं दे पाए थे। जो सीट दी हमारे लोधी समाज के लोगों ने वो सीट हमें जिता दी। जो सीट कभी सोच नहीं सकते थे हम लोग। बुंदेलखंड में हमारा खाता नहीं खुलता था, हम शून्य हो रहे थे, लेकिन हमारे लोगों ने कहा कि आप भरोसा करिए, इन्हें चुनाव लड़ाइए, मैदान में छोड़िए इन्हें। और जब लड़ाया तो परिणाम 100% वाला रहा, 100 का 100 जीत रहे। इसलिए हम भरोसा दिलाना चाहते हैं आपको, पीडीए में जब तक सब लोग नहीं आएंगे, उस छाते के अंदर सब लोग नहीं आएंगे, छतरी के अंदर सब लोग नहीं आएंगे, तब तक हमारा गुलदस्ता नहीं बन पाएगा पीडीए का। तब तक हमारी सामाजिक न्याय की लड़ाई अधूरी रहेगी। इसलिए पीडीए सरकार बनाने के लिए और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए हम सब लोगों को सम्मान देने का काम करेंगे। और जब हमें भरोसा हो जाएगा सम्मान का, तो अपने आप हम लोग लड़ाई जीतने का काम करेंगे। अखिलेश को पता है कि जातियों के एग्जैक्ट नंबर्स होंगे तो वोटर ग्रुप को टारगेट करने में मदद मिलेगी, मगर देश भर में कास्ट सेंसस कराने की प्रैक्टिकल दिक्कतें भी हैं। केंद्र सरकार के पास जो लिस्ट है उसके मुताबिक देश में 2479 ओबीसी जातियां हैं। वहीं मंडल कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 3743 ओबीसी समुदाय हैं। राज्यों की सरकार को यह अधिकार है कि वो किसी भी ओबीसी सब कास्ट को अलग कास्ट का दर्जा दे सकते हैं। इसीलिए सेंटर और स्टेट की ओबीसी लिस्ट में बहुत अंतर है। कांग्रेस का कहना है कि एक बार जनगणना में सबकी जात तय हो गई तो ये मसला हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जिस देश के अंदर 10 कोस पर भाषा बदल जाती है और 20 कोस पर पानी बदल जाता है, तो क्या उस देश के अंदर जातियां नहीं बदलती हैं? आप कोई भी प्रदेश ले दीजिए, उसके अंदर आप कहीं भी जाइए, थोड़ी थोड़ी दूरी पे हर एक जाति का अपना एक स्वरूप होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे उल्लेख करना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो मल्ला निषाद जाति है वो अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग नाम से बुलाए जाते हैं, जैसे कि मल्ला, निषाद, केवट, कश्यप। इसी तरह जो अहीर जाति है उसको भी अलग अलग उपनामों से बुलाया जाता है, राव, सिंह, चौधरी और ऐसे तमाम ऐसे टाइटल्स, अहीर, यादव, रबारी, मालधारी। तो क्या इसके आधार पर, टाइटल्स के नाम पर, ऐसे तो बहुत जगह पटेल को कुर्मी भी समझा जाता है और दूसरी तरफ और भी जातियों के लोग पटेल लगाने का काम करते हैं। तो क्या उसके आधार पर हम ये क्लैरिफाई कर पाएंगे कि वो लोग कौन सी जाति से आते हैं? ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये सिर्फ भ्रमित करने की बात है। क्लासिफिकेशन होनी चाहिए, कोडिंग होनी चाहिए और गिनती को पारदर्शिता से करना चाहिए। फिलहाल सरकार कांग्रेस के इस सुझाव पर अमल के मूड में नहीं दिख रही, पर इससे एक बात तो साफ है कि 2027 के यूपी चुनाव के लिए जाति की बिसात बिछ गई है। शह और मात का खेल शुरू हो गया है और इसका ग्रैंड फिनाले अगले साल मार्च में देखने को मिलेगा।